आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समय तथा यहाँ पर जो है चाल का टाइम स्पीड डिस्टेंस का। और ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आज ऑफलाइन में एक स्टूडेंट आई मेरे पास में, उसने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा, काफी फंसी थी वो बेचारी इस सवाल को लेकर के। मुझे लगा ये अच्छा सवाल है और यही मौका है, हम रेलवे वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यही मौका है कि ये सवाल देकर के उनका अभ्यास कराएं। इसलिए मैंने कहा कि अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाने के बाद भी जब मैं मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा तो वो सबसे सुपर डुपर हिट सेशन होगा। इसीलिए क्योंकि उसमें सभी चैप्टर्स के क्रीम क्रीम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया अप्रोच देखने को मिलेंगे। आप इस सवाल को पढ़िए, यहाँ पर कितना है मेरे भाई, क्या कहा गया जरा पढ़ो। सवाल में बोला गया, राम ने एक स्थान जेड से पी तक इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा तय की। उसने पहले 75% दूरी को 2/3 समय में तय कर लिया। शेष दूरी को x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने तय किया, तो औसत चाल से तय की, तो x/2 का मान बताइए। अब अगर आप देखेंगे तो पहली बात जेड से लेकर के पी तक इतने की मेरे भाई क्या है, तो औसत चाल की यात्रा की उसने यहाँ पे। यानी कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो बोलेंगे सर जेड से लेकर के पी तक जाना है, ठीक है। और कितने के औसत चाल से यात्रा तय की गई है, तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की गई है। अब कहा गया यहाँ पर कि पहली 75% दूरी, ये जो 75% हिस्सा है यहाँ पर, ये 75% हिस्सा हो गया, तो बचा कितना, 25% हिस्सा बच गया आपका। तो बोला गया पहली 75% दूरी 2/3 समय में, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं 2/3 समय में जो है वो तय की है, और बाकी दूरी को जाहिर सी बात है वो 1/3 समय में तय किया होगा आपने। तो यानी यहाँ पर पूरी दूरी का 75% इतने में तय कर लिया, तो बाकी 25% को आपने इतने में तय किया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया शेष दूरी इतने की रफ्तार से, यानी बाकी बची हुई दूरी के लिए जो रफ्तार आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना है, तो बोलेंगे सर x किलोमीटर पर आवर है। तो बोला गया x/2 का मान बताइए, x/2 का मान कितना होगा। पूरी यात्रा में आपका औसत चाल मेरे भाई कितना है, तो बोलेंगे सर 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा है मान करके चलते हैं। उसके बाद में 75% को इतने समय में ट्रेवल कर लियो, बाकी 25% को समय के इस हिस्से में ट्रेवल करोगे, एक्स का मान। मैं ये बात बोलता हूं, मानो मुझे यहां से यहां जाने में 1 घंटा लगा, तो अगर मुझे 1 घंटा लगा तो मेरे भाई यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। 130 के हिसाब से 1 घंटा, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो 130 इंटू 1 यानी कितना होगा, 130 ही होगा, ठीक है। अब 100 देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। एक्स क्या है, तो स्पीड है, तो हम बोलेंगे सर स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, तो बोलोगे सर ये डिस्टेंस है 130 का कितना परसेंट, तो 25%, यानी ये हमारा हो गया डिस्टेंस। और टाइम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे का 2/3 ये ले गया, तो 1 घंटे का 1/3 इसके पास में, यानी 1/3 मेरे भाई। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स, एक्स बराबर स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस, और अपॉन में कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस पॉइंट से आपको यहाँ पर छुटकारा मिल जाएगा, कहीं कुछ आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। 1000 दफा बता चुका हूँ कि अगर a अपॉन बी को c अपॉन डी से डिवाइड करना है, a और d को मेरे भाई यहाँ पर ऊपर में मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को यहाँ पर नीचे में मल्टीप्लाई करो, बस यहाँ पर वही काम करो। 130 तो अपना रखो ही रखो मेरे भाई, यहाँ पर ये a और d है, तो यहाँ पर 1 × 3 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद में 4 × 1 मेरे भाई नीचे में मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसे मान लो यहाँ पर बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 390, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 4। बट हमसे तो x का आधा पूछा है, तो अगर हमसे x का आधा पूछा है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको और भाग करेंगे। 390 बट्टे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि काटोगे 8 चौके 32, उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई 70 हो गया, तो 8 8 7 56, 8 8 64 मेरे भाई 48 पॉइंट समथिंग आपका आना है, 48.75। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर है। तो एक बहुत ही लाजवाब सवाल का बहुत ही लाजवाब उत्तर। इसलिए मैंने कहा ना कि जब वो स्टूडेंट पूछने आई थी डाउट मेरे से, मैंने तभी मन में बना लिया था कि आज इसी क्वेश्चन को जा करके हम बच्चों को प्रैक्टिस सेट में कराने वाले हैं। ठीक है, क्रीम क्रीम क्वेश्चन एकदम ढूंढ के लेकर आना जिसमें फंसने की संभावना आपकी ज्यादा हो। आइए चलिए, ये सवाल देखिए यहाँ पर, एक बहुत ही हल्का सवाल है और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है मेरी तरफ से मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल को आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, और सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी लोगों को इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, तभी तो पता चलेगा यहाँ पर कि आप कितने गड्ढे में हैं, कितने मेरे भाई यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, आज ये चलिए रेस का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर रेस के क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में ए ने बी को इतना मीटर या इतने सेकंड से हरा दिया, तो बताइए यहाँ पर ए को कितना समय लगा। रेस के सवाल में जीवन में कभी भी अगर तुमको ये लाइन देखने को मिल जाए यहाँ पर कि ए ने बी को बीट किया है यहाँ पर 50 मीटर और 5 सेकंड, जब भी ये लाइन देखने को मिल जाए, इसका मतलब जो व्यक्ति हार रहा है यहाँ पर उसका स्पीड निकाल लीजिए। जो व्यक्ति हार रहा है आप उसका स्पीड डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम सीधा सीधा मेरे भाई स्पीड ऑफ क्या बोलेंगे, तो बी बोलेंगे।
कैसे निकालेंगे? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम देखेंगे तो बी नाम का व्यक्ति 50 भाग रहा है, कितने में? तो 5 में। यानी कहने का मतलब इसकी जो रफ्तार है वो कितने की है? 10 मीटर प्रति सेकंड की है। जीवन में कभी भी ये लाइन दिख जाए ए बीट्स बी बाई इतना मीटर इतना सेकंड, इसका मतलब वो बी का रफ्तार है कहीं ना कहीं। अब बी का रफ्तार अगर निकल करके आ गया तो बी को समय कितना लग रहा है जरा ये बताओ। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1000 मीटर की रेस है, अगर वो 10 की रफ्तार से भाग रहा है तो मेरे भाई बी को यहाँ समय लगेगा, वो लगेगा 100 सेकंड। और अगर बी को समय 100 सेकंड का लगेगा तो क्वेश्चन में ये बोला गया ए को समय कितने का लगेगा? भाई साहब आप पढ़ो, ए ने बी को हराया है 5 सेकंड से, यानी ए से 5 सेकंड ज्यादा लग रहा है बी को, या उल्टा कह सकते हैं बी से 5 सेकंड कम लगेगा ए को। मतलब यहां पर जो है ए ने किसको बीट किया? बी को। इससे ये 5 ज्यादा है तो इससे ये 5 कम होगा। यानी अगर हम ए की बात करें तो वो 100 सेकंड में 5 सेकंड कम होगा तो कितना होगा? 95 सेकंड होगा। और कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए? ध्यान रखो, सरलीकरण वाले क्वेश्चन है ना आप लोग बहुत ज्यादा करते हो, मुझे ये बात पता है, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने का फायदा है क्या? जिसमें मजा बहुत है और पेपर में कुछ भी ना आए। तो ऐसा नहीं है ना भाई, हम लोग तो आए दिन यहाँ सवाल देख रहे हैं कैसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो पढ़िए आप अच्छे तरीके से। हम पढ़ाएंगे ना आपको, रोज सुबह 8 बजे आपको लाइव रहना है इसी चैनल के ऊपर में, ठीक है? लाइव मतलब यहाँ पर एकदम लाइव मौजूद होना है कि जैसे वीडियो आया वैसे वीडियो देख लिया हम। समझ गए ना बात को? आ जाइए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। दी गई आकृति में हमारे 3 वृत्त हैं और इनकी त्रिज्या कितने की है? तो 3.5 की है यहाँ पर। उसके बाद कहा गया इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त के अंदर दो, मतलब एक एक जो सर्कल है यहाँ पर बाकी दोनों को टच करते हैं। अंदर वाला भाग निकालना है। अंदर वाला भाग का मतलब जानते हैं कौन सा वाला पार्ट निकालना है? आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट निकालना है कि इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। एकदम हल्का सवाल है भाई। आप ये देखो 3.5 बोला गया ना, तो यहाँ पर ये 3.5। अगर आप देखोगे मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मैं लास्ट में वैल्यू को रखूंगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये r और r कितना? 2r। उसके बाद में ये कितना मेरे भाई? तो 2r। यहाँ पर आप देखो ये भी कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर ये r और r 2r हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो 2r 2r 2r, इट मीन्स यहाँ पर ये क्या हो गया? तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण हमारे कितने के होते हैं? तो बोलोगे गुरुजी 60 के होते हैं। कितने के होते हैं मेरे भाई? यहाँ पर तो 60 के होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई रंगा हुआ क्षेत्रफल चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर अपना शेडेड एरिया निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज में से आप यहाँ पर ये 3 छोटे छोटे सेक्टर को निकाल दीजिए। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, 3 मेरे भाई वृत्तखंड को निकालोगे तो 180 डिग्री का एक वृत्तखंड मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर 180 डिग्री का मतलब अर्धवृत्त मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर क्या करना है? ट्रायंगल में से, त्रिभुज में से हमें यहाँ पर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। त्रिभुज का एरिया कितना होता है? तो √3/4 इंटू यहाँ पर इसका स्क्वायर। किसका स्क्वायर मेरे भाई? 2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर का मतलब इतना हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर सेमी सर्कल का रेडियस, या ऐसे कह सकते हो सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? πr² भाई मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा ठीक है। अब उसके बाद इस सवाल में अगर आप देखो सारा खेल वैल्यू का है, ये आपका पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। रेडियस का स्क्वायर आप यहाँ पर क्या ले लो? दोनों जगह से रेडियस का स्क्वायर आप यहाँ पर कॉमन ले लो। बाद में हम लोग हिसाब किताब देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा? तो बोलोगे सर √3 हो जाएगा। उसके बाद में पाई का आधा, पाई की वैल्यू कितने लेनी है? 22/7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 22/7 हो जाएगा, और इसका यहाँ पर क्या करना है? तो आधा करना है गुरुजी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे सामने? √3 की वैल्यू भी हमें लेनी पड़ेगी। मतलब इस क्वेश्चन को अंत तक जा करके हमें हल करना पड़ेगा और हमारे पास में कोई चारा नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 11 बार में कटेगा। इसका समाधान कहाँ किया जाए? तो अगले पन्ने पर किया जाए, क्योंकि इतना सॉल्यूशन को यहाँ खिचड़ी बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर इसको समाधान में लेकर के आते हैं और अगले पन्ने पर इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है? आ जाइए चलिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए हमारे सामने आ गया। अब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस जिसको दिख रहा है 3.5 है ना, मैं बोलता हूँ इसको तुम 7/2 भी लिख सकते हो, फिलहाल के लिए कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 49, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये जो √3 है हमारा, ये हो जाएगा 1.732 मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में ये कितना हो गया? तो 11/7 हो गया आपका। कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 11/7 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना? तो 49/4 हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें इसको सॉल्व करना है। 7 × 2 14 हो गया भाई, 21 22 का 2 49 2 51 और 5 मेरे भाई 12। तो 12.124 में से 11 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1.124 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखिए 7 से इसे 7 बार में आप काट लीजिए। 7 चौके 28 हो गया आपका, और 7 दूनी 14 और मेरे भाई यहाँ पर 2 16। उसके बाद में यहाँ पर जो है 7 1 8 हो जाएगा और लगभग यहाँ पर इतना हो जाएगा।
डिवाइड बाई कितना करना है, 4 करना है। 4 से अगर एक बार में काटेंगे 4 38 आ गया, तो उसके बाद में 4 9 36 हो गया आपका, ठीक है। फिर 26 हो गया, 4 का 6 गुना 24 4 7 28, तो 1.967, यानी कहीं ना कहीं 1.97 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो कुछ सवाल ऐसे पेपर में आते हैं, क्षेत्रमिति का सवाल था जो कि आपके समय को काफी बर्बाद कर सकता था, थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना था, ठीक है। आज अगला सवाल यहाँ देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्या बोला गया जरा पढ़िए। कहा गया 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंब वृत्तीय बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार जो है छिद्र बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है, तो ठोस, यहाँ पर शेष ठोस का मेरे भाई पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर मेरे भाई, कहीं ना कहीं एक हमारे सामने ऐसा राइट सर्कुलर क्या है, तो एक ऐसा हमारे सामने राइट सर्कुलर सिलेंडर है यहाँ पे। और उसके बाद में कहा गया जिसकी अपनी हाइट हमारी कितनी है, तो इसकी अपनी हाइट हमारे 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बोला गया डायमीटर हमारा कितने का है, तो डायमीटर हमारा कहीं ना कहीं 16 का है, तो रेडियस हमारा कितने का होगा, तो रेडियस हमारा 8 का होगा, ठीक है। हाइट जो है कोन का और डायमीटर जो है मेरे भाई वो बराबर होगा, यानी इसके अंदर में ड्रिल करके एक इस प्रकार से ऐसा कोन बनाया गया है, ठीक है, जिस कोन का डायमीटर भी उतना ही होगा, यानी उसका व्यास भी उतना ही होगा जितना यहाँ पर इस बेलन का है, और उसका ऊंचाई भी उतना ही होगा जितना यहाँ पर इसका है, ठीक है। तो बोला गया द बेस एंड इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, अब जो रिमेनिंग है उसका बचा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा। अब ऐसे मान करके चलो कि सपोज करो ये ग्लास है और इसके अंदर में छेद करके, या ऐसे मानो जो बर्थडे वाला कैप होता है ना, वो मैं इसमें उल्टा करके इसके अंदर में ला करके रख दूं, तो कौन कौन सा एरिया मुझे लेना होगा। तो जैसे ये कर्व एरिया है मैं ये ले सकता हूँ, बॉटम का एरिया है मैं ये ले सकता हूँ, और इसके अंदर में जो कैप होगा उसका कर्व सरफेस एरिया में ले सकता हूँ। तो मेरे पास में ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर रिमेनिंग एरिया बचा हुआ क्षेत्रफल कहा है, तो जो बचा हुआ एरिया है दोस्तों यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी आप यहाँ पर ये ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं, तो इससे बोलेंगे क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर बोलेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर कर्व वाला पार्ट ले सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे सर 2 पाई आर एच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में अंदर की तरफ से ऊपर वाला छपरी तो पूरा खुला होगा, ड्रिल करके बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर ये वाला भाग आप ले सकते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, तो पाई आर और एल बोलेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए ये 8 है, ये कितना है, तो 8 है, और ये कितना है, 6 है, तो इसका मान कितना होगा, तो बोलोगे सर ट्रिपलेट के हिसाब से इसका मान हमारा 10 हो जाएगा। ट्रिपलेट के हिसाब से इसका मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस सर हर जगह यहाँ पर वैल्यू उठा करके रखिए, आपका बात यहाँ बन जाएगा। पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो आप पाई आर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आर बच जाएगा, यहाँ पर हमारा 2h बच जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल। अब अगर हम देखते हैं तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहा गया है लेने को, तो नहीं, क्यों, क्योंकि पाई के रेस्पेक्ट में ही सारे आंसर हैं, तो हम पाई रहने देंगे। आर के जगह पर हमारा कितना है, 8 है, तो वो रहने देंगे, और इन सब को जोड़ो, आर का मान कितना, तो 8 हो गया, एच का डबल यानी 6 का डबल कितना, तो 12 हो गया, एल का मान मेरे भाई कितना हो गया, तो 10 हो गया, 12 8 20 और 10 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 30, कुल मिलाकर के बोलोगे गुरुजी 240 पाई हमारा उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो क्वेश्चन कभी टफ मुश्किल नहीं होते हैं, कैलकुलेशन उसको मेरे भाई टफ और जो है आसान बनाता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि सवाल का डेटा बड़ा सिंप्लीफाइड है, तो बड़ी आसानी से बन जाएगा, और अगर नहीं रहा तो नाक में दम करके जाएगा। अब इस सवाल को देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में किस नंबर में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया साझेदारी का सवाल है, यूपी कांस्टेबल के पेपर में भी मैंने मेरे भाई से करवाया हुआ था बहुत पहले, देखिए, और अभी आपके सामने यूपी का भी है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। एक साझेदारी जो है यहाँ पर व्यवसाय में एक कुल समय के इतना मेरे भाई के लिए पूंजी का इतना भाग निवेश करता है। अगर हम देखें यहाँ पर इन पार्टनरशिप बिजनेस, ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टोटल टाइम, बी इन्वेस्ट 1/4 ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टोटल टाइम, एंड सी इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ कैपिटल फॉर होल टाइम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। इतने हिस्सों का इतने समय में, इतने हिस्सों का इतने समय में, इतने हिस्सों का इतने समय में, तो बोला गया यहाँ पर शेयर जो है बी का बता दो, तो यहाँ पर कितने के, 1940 के प्रॉफिट में, इतने के प्रॉफिट में बी कितना लेकर के जाएगा। तो ऐसे सवालों में हमें अपने तरफ से एक पूंजी भी माननी होगी और अपनी तरफ से एक समय भी मानना होगा, तब जाकर के आप यहाँ बना पाएंगे। और पूंजी भी कैसी माननी होगी, तो एक ऐसी पूंजी, एक ऐसा मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक पैसा मानना होगा मेरे भाई, जिसका आप यहाँ पर क्या कर पाओ, तो आप मेरे भाई उसको 6 से भी भाग कर पाओ और आप उसको 4 से भी भाग कर पाओ। यानी एक ऐसा कैपिटल मानना होगा जो 6 और 4 दोनों से कट जाए, 12 मान सकते हो। तो आप बोलोगे सर पैसा जो मानेंगे वो कितना मानेंगे, तो 12 मानेंगे। उसी तरीके से समय भी 6 और 4 से कट जाए, तो टाइम भी आपको कितना मानना होगा, तो 12 मानना होगा।
अब यहाँ पर देखो, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। इन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है, आपने जो इन्वेस्टमेंट मानी है वो कितनी मानी है, 12, और यहाँ पर ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पर क्या मिलता है, तो प्रॉफिट यानी लाभ मिलता है। यहाँ पर पूंजी को समय से गुना करने पर क्या मिलता है, तो लाभ मिलता है। तो अगर हम पूंजी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोला गया सवाल में, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया ए नाम का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर कितना इन्वेस्ट करता है, तो जो भी पूंजी है उसका 1/6 इन्वेस्ट करता है, और समय का भी कितना करता है, तो समय अगर 12 है तो उसका भी 1/6 करता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो पूंजी भी 2 रुपए और समय भी कितना, तो 2 रुपए। तो ए नाम का व्यक्ति पूंजी भी 2 रुपए और समय भी कितना, तो 2 रुपए। उसके बाद में बोला गया बी नाम का व्यक्ति इतना कैपिटल और इतना ही समय, यानी बी नाम का कैपिटल, ये जो कैपिटल है ना इसका कितना, 1/4, और जो यहाँ पर ये समय है इसका भी कितना, 1/4 यहाँ पे, यानी 3 रुपए और कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। तो 3 रुपए और कितने महीनों के लिए, 3 रुपए के लिए। अब 12 रुपए में से आप यहाँ पर कितना निकाल दीजिए, 5। अब आप सोचेंगे यहाँ पर 7 रुपए 7 महीना, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप सी को शायद ध्यान से पढ़े नहीं, आपको मुझे लगता है सी को पढ़ना चाहिए था। बोला गया सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया। पूंजी जो लगाई है वो शेष, और समय जो लगाया है वो पूरा समय। पूरा समय का मतलब टोटल टाइम। यानी अगर हम बात करें तो शेष पूंजी का मतलब कितना हो गया पता है, तो बोलोगे गुरुजी 12 रुपए में से 5 रुपए निकाल दो तो 7 रुपए बच गया, और समय जो है ना वो पूरा लेना है। पूरा का मतलब कितना लेना है, तो 12 लेना है। इस तरीके से आपको हिसाब किताब करना है। अब ये ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, उनका इन्वेस्टमेंट, और ये उनका मेरे भाई क्या हो गया, टाइम हो गया। इस आधार पर हम क्या करेंगे, तो उनका लाभ की गणना कर लेंगे। इसको कितना लाभ मिलेगा, तो बोलेंगे सर 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 7 बटे मतलब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, यानी जितना भी होगा, फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ कितना, ये जो 1940 है ये टोटल का मान है। टोटल का मान का मतलब पता है कितना है, 9 और 4 13, इसमें अगर आप 13 जोड़ते हो मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 97। और हमसे पूछा कितने का मान गया है, तो हमसे यहाँ पर जो है बी का हिस्सा का मतलब 9 का मान पूछा गया। इसको 97 से अगर आप काटते हो मेरे भाई 2 बार में, और 90 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180। ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है। समझ गए इस बात को लेकर के। यहाँ पर तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके सेट में, आप इसको पढ़िए अच्छे से। आप देखिए 22 नंबर सवाल, आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। 22 नंबर सवाल में मेरे भाई बोला गया कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा के लिए नामांकित अभ्यर्थी और विभिन्न अभ्यर्थी मतलब यहाँ पर उत्तीर्ण करने वाले संख्या, मतलब द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट हु वर एनरोल्ड फॉर एन एग्जाम एंड द कैंडिडेट आउट ऑफ दोज एनरोल्ड हु पास फॉर द एग्जाम। यानी कहने का मतलब अगर किसी में कहीं पर इतने बच्चे नामांकन कराते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, एनरोल करने वाले बच्चों की संख्या इतनी है, तो पास करने वाले बच्चों की संख्या कहीं ना कहीं यहाँ पर इतनी है। पहला वाला बताता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना बच्चा एनरोल किया है, और दूसरा बताता है किसमें कितना बच्चा पास किया है। तो अगर हम सवालों की बात करें यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह पूछा गया, संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा टी और आर से नामांकित हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या का बीच का अंतर कितना है। ये नामांकित वाले बच्चे हैं दोस्त यहाँ पर, और ये पास वाले बच्चे हैं यहाँ पर। समझ गए बात को लेकर के। तो पास कहां से लेना है, तो एस और पी से पास हुए। एस और पी, एस और पी, एस और पी, यानी 16% और 18%। 16 और 18 कितना होता है, 34%। 16 18 कितना होता है, 34%। यानी मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो 5700 का 34%। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई पास करने वाले संख्या की, तो पास करने वाले बच्चे हैं कितने, 5700, जो कि अपने आप में है मेरे भाई 100%। और यहाँ पर उनका कितना निकालना है, मुझे 34% निकालना है। तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, तो आप यहाँ पर 57 को मेरे भाई 34 से मल्टीप्लाई करो। किसके साथ में, 57 को यहाँ 34 के साथ में। 4 × 7 हमारा 28 का 8 हमारे पास में 2 पास में, और ये 20 हो गया और ये 21 हो गया। 41 41 और 2 43 का 3 4 पास में, 15 और 4 हमारा 19, यानी ये हो जाएगा 1938 हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया, तो बोला गया टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या, यानी एनरोल करने वाले टी और आर। तो टी हमारा है 8%, आर हमारा है 10%, यानी 18%। यानी कहीं ना कहीं इस संख्या का कितना लेना, 18%। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एनरोल करने वालों की संख्या की मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 8550। 8550 का कितना परसेंट लेना है, 18% लेना है। और अगर 18% लेना है तो खत्म। 5 से आप सर यहाँ पर काटिए, 5 से आप काटेंगे 2 बार में, 5 से आप काटेंगे 17 एक बार में, 2 से काटिए 9 बार में, आपका हो जाएगा 9, 9 सत्य मेरे भाई 63 यहाँ पर, और ये इतना हो जाएगा। हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं लेकिन अब हम नहीं लगाएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करके बताएंगे। अब इनका अंतर देखो आप, 18 से 9 9 आ गया आपका, 12 से 3 मेरे भाई आपका 9 आ चुका है, 8 से 5 आपका 3 आ चुका है, यानी 399। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। बहुत ही फेमस सवाल है, पेपर में पूछा गया था, ध्यान रखिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में डेटा को अच्छे से पढ़ना है और एक ही जगह पे कैलकुलेशन करना है। क्या पता हो सकता है परीक्षा जब तुम्हारी हो, एक डीआई का सवाल पहले मिल जाए, एक डीआई का सवाल बाद में मिल जाए, और वहां पर तुम्हारा नुकसान हो जाए।
ऐसा बिल्कुल मत करना। एक ही जगह पर एक स्पेस दे देना, वहां DI का मेरे भाई डेटा सॉल्व करना, फिर बाद में जो है यहाँ पर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो यहाँ पर, यूपी कांस्टेबल का एक क्वेश्चन मैंने जान के उठाया क्योंकि अभी रिसेंट में सबसे ताजा स्टेट एग्जाम के मैटर में यही सवाल पूछा गया, इन्हीं का पेपर हुआ और बड़ा बढ़िया पेपर हुआ। आप पढ़ो इस सवाल को क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में ये बोला गया, एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति देखता है कि दो बंदूकों की आवाज सुनने के बीच में 8 मिनट 48 सेकंड बीत चुके हैं। यदि ध्वनि का वेग हमारा इतना है तो उस व्यक्ति का मेरे भाई कितना होगा। अक्सर ऐसे वाले क्वेश्चन जब हम आपको TSD पढ़ाएंगे तो बहुत स्थिर रूप से आपको समझाएंगे यहाँ पर कि हम सवालों को बनाते कैसे हैं। यहाँ पर मेरे भाई स्पीड ऑफ एक गन हो जाता है और एक हो जाता है मेरे भाई स्पीड ऑफ मैन, आप ऐसे कह लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में व्यक्ति के उस स्थान पर किस चाल में, स्पीड ऑफ गन लेते हैं, स्पीड ऑफ मैन लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। आप इसका उल्टा भी जा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सर स्पीड ऑफ हम यहाँ पर क्या लेंगे तो मैन लेंगे और स्पीड ऑफ क्या लेंगे तो गन लेंगे। मैन की रफ्तार को निकालने के लिए T2 माइनस T1 किया जाता है और गन के लिए मेरे भाई यहाँ T2 लिखा जाता है। मैन की रफ्तार दुनिया में किसी को नहीं पता तो x मान लेते हैं, वो भी किसमें तो मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पर गन की जो रफ्तार दी गई है वो कितनी है तो 330 है यहाँ पर, ये मेरे भाई मीटर पर सेकंड में। ठीक है, टाइम का डिफरेंस का अगर हम बात करें सेकंड में हमें लिखना है तो आप ऐसे मान करके चलो 9 मिनट, तो 9 मिनट मतलब यहाँ पर क्या है, पहला वाला टाइम है। 9 मिनट का मतलब 9 छक 54 540 सेकंड। ठीक है, और दूसरा वाला यहाँ पर क्या है तो 8 मिनट 48 सेकंड। 8 मिनट का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 8 मिनट का मतलब हो जाएगा 8 छक 48 यानी 480, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 48, तो ये हो जाएगा 8 8 4 12 528। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा ये 528 यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे ये पहला वाला टाइम है, इसको बोलेंगे ये दूसरा वाला टाइम है। अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो हमारे कितने का है, तो बोलोगे गुरुजी 12 का अंतर है। और उसके बाद में सेकंड वाला टाइम कितने का है तो 528 का है, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंस, और ये हो जाता है हमारा सेकंड वाला टाइम। ठीक है, अब उसके बाद में आप मेरे भाई इसका रेशियो लीजिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है, सब कराएंगे आपको यहाँ पर। 12 से काटोगे तो 12 से 4 बार में कितना हो जाएगा 48, और फिर 12 से कितनी बार में 4 बार में 48। अगर आप देखोगे तो 11 से आप काटोगे मेरे भाई 30 बार में, 11 से काटोगे आप 4 बार में। सो बेसिकली एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 30/4, बट ये तो मीटर पर सेकंड में आई है, तो हमें उसको बताना किलोमीटर पर आवर में है। और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए याद रखिए 18/5 हमारा जिंदाबाद है यहाँ पर। 5 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से आपका 2, 2 से आपका मेरे भाई कितना 9, और 2 से आप काटेंगे 3, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 27। कौन सा ऑप्शन है तो बी फॉर बाहुबली है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन है तो बी फॉर बाहुबली है। तो इस तरीके से मेरे भाई आपको ये सवाल करना है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो अगला सवाल आप लोगों का है DI का क्वेश्चन नंबर 24, और बहुत ही प्यारा सवाल है, आप इस सवाल को देखिए। सवाल में आपके सामने यहाँ पर ये कहा गया है कि एक स्कूल में हर 2 महीने के आवधिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, हर 2 महीने पर पेपर होता है वहां पे। ठीक है, और अप्रैल 2001 से लेकर के मार्च 2002 तक, अप्रैल 2001 से लेकर के मार्च 2002 तक के सन के दौरान कक्षा 9 के एक छात्र ने इन आवधिक परीक्षाओं में से प्रत्येक में उपस्थित हुआ। हर पेपर वो देने गया है, कोई पेपर उसने छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो नीचे दिया गया रेखा ग्राफ प्रत्येक आवधिक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों को दर्शाता है कि 500 नंबर के पेपर में वो कितने नंबर लेकर के आया है, ये बताया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इसके आधार पर जो मेरे भाई सवाल है यहाँ पर वो ये पूछा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, अगस्त 2001 और अक्टूबर 2001, ये डेटा अप्रैल का है, ये डेटा जून का है, ये डेटा अगस्त का है यानी ये वाला डेटा, और ये अक्टूबर का डेटा है यानी ये वाला डेटा। तो अगस्त 2001 का और अक्टूबर 2001 का परीक्षाओं में मिलाकर उसके द्वारा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, तो ये बताओ। 500 नंबर का पेपर यहाँ पर हुआ था जिसमें इतने आए हैं, 500 नंबर का पेपर यहाँ हुआ था जिसमें इतने आए हैं, तो टोटल उसने स्कोर कितना किया है। तो बोलोगे सर देखो 37 37 74 755, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सर 755 नंबर वो लेकर के आया है। आप जोड़ करके देख लीजिए भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने नंबर लेकर के आया, कितने नंबर के पेपर में, 500 और 500 1000 नंबर में, तो इतना बटे 1000 इंटू कितना करेंगे तो यहाँ पर 100 करेंगे, और बेसिकली अगर हम इसे काटेंगे तो ये मेरे भाई 75.5% आ जाएगा। और बहुत ही शानदार ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। समझ गए बात को यहाँ पर। आ जाइए, चलिए आखिरी सवाल एकदम यहाँ पर, और एक वेन डायग्राम का ट्रिपल केस का हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे कि कल परसेंटेज पढ़ाते वक्त में हमने ये वादा किया था कि वेन डायग्राम का ट्रिपल केस आपको देंगे हम।
ठीक है। और यहाँ जो प्रैक्टिस सेट होगा हम उसमें करवाएंगे। बाकी कैसा लग रहा है प्रैक्टिस सेट, बताओ, थोड़ा टफ तो नहीं हो गया? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अरे बाप रे इतना बड़का लेवल है भाई रे, इसे कैसे होगा? अरे देखो, थोड़ा ऊपर लेवल का कराएंगे तभी तो थोड़ा आसान आएगा, तो अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन पता चले सस्ते सवाल हम तुमको करा रहे हैं, ऊपर से तुम और सस्ते हो गए, कैसे काम चलेगा भाई? सिलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं ना। यूट्यूब का मतलब दुनिया के लिए होता होगा कि फ्री में पढ़ाने का मतलब लल्लू पल्लू सवाल करा दो, जल्दी जल्दी करा दो, कमेंट चैट बढ़वा दो। मेरे जहन में मेरे भाई, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे एक बच्चा हो या 1 लाख बच्चा हो, मैं मेरे भाई पढ़ाता हूँ सिलेक्शन के लिए। ठीक है यहाँ पे, तो इसीलिए कंटेंट हमेशा मिलेगा तो सॉलिड मिलेगा यहाँ पर, इस तरीके से कि हाँ उसको पढ़ करके आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर हम लाइव वॉचिंग बढ़ा सकते हैं, हम मेरे भाई सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं, आके गला फाड़ सकते हैं, क्या जरूरत है रात में रिकॉर्ड करने की? ठीक है, कंटेंट देना उद्देश्य है मेरे भाई, इसीलिए पढ़िए यहाँ पर। पढ़ने वाले बच्चे चाहिए अपने को मेरे भाई, बस उन्हीं का सिलेक्शन कराऊंगा मैं। सवाल में पढ़ो क्या कहा गया। एक नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना, 175 ने मेरे भाई इतालवी भोजन और 100 ने कॉन्टिनेंटल भोजन का विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और इतालवी भोजन दोनों खाना खाया, 10 ने इतालवी और कॉन्टिनेंटल दोनों खाना खाया और 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल मेरे भाई दोनों खाए। 7 मेहमानों ने तीनों तरह का खाना खाया, तो कितने मेहमान पार्टी में शामिल ही नहीं हुए? दिखने में महंगा है बड़ा सस्ता सवाल ये। और कैसे है ये सस्ता सवाल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही हल्का, बहुत ही हल्का, बहुत ही ज्यादा हल्का। वेन डायग्राम जिन्होंने मेरे भाई परसेंटेज वाली मेरी क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। ठीक है, बहुत ही तरीके से कायदे से मैंने मेरे भाई आप लोगों को बता रखा है। अब वेन डायग्राम वाले सवाल को मेरे भाई लॉजिक मैंने क्या दिया था, ये देखो, ये तुम्हारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया दोस्त यहाँ पर, और ये तुम्हारा कितना हो गया, तीसरा हो गया। सारा कुछ यहीं से बन जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। एक एक डेटा पढ़ते जाओ। आउट ऑफ 600 गेस्ट, गेस्ट कितने हैं, 600। न्यू ईयर पार्टी 250 ऑप्टेड फॉर इंडियन फूड, ये मेरे भाई हमारे सामने इंडियन है, और कितने लोग इसे खाना पसंद कर रहे हैं, 250। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई ये बोला गया, ठीक है, 175 इटालियन। तो अगर हम बात करते हैं तो इटालियन, इटली वाले मेरे भाई कितने हैं, तो 175 है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहा गया, जरा वो देखो। 100 हेड कॉन्टिनेंटल फूड, कॉन्टिनेंटल वाले कितने हैं, तो कॉन्टिनेंटल वाले 100 हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 15 गेस्ट हैड बोथ इंडियन एंड इटालियन। अगर हम देखते हैं इटालियन इंडियन, ये पूरे पूरे गेस्ट कितने हैं, 15। कभी भी इसको मेरे भाई भरना हो ना, या तो तुम अगर पढ़ते वक्त में शुरू में लिख रहे हो तो साइड में लिख दो, नहीं तो बीच वाला डेटा मेरे भाई पहले से ला के भर दो। जैसे बीच वाला डेटा आपको यहाँ से मिलेगा, ये 7 गेस्ट हैड ऑल द 3 टाइप ऑफ फूड। मेरे भाई यहाँ पर कितने लोग हैं, 7 ऐसे हैं जिनको तीनों तरह का खाना उपलब्ध है। या तो ऐसे कर दो, और अगर नहीं करना है, लास्ट लाइन पे नहीं पहुंचे हो, अभी बीच में ही पहुंचे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लिखो 15 लोग जो हैं यहाँ पर इंडियन इटालियन दोनों खाते हैं। इंडियन इटालियन में कितने लोग हैं, 15, तो यहाँ पर 15 को इस जंक्शन पे लिख दो, क्योंकि ये 15 इसका मान लिख दो, अभी बाद में देखेंगे हम क्या कर सकते हैं क्या। उसी तरीके से 10 जो है मेरे भाई इटालियन और कॉन्टिनेंटल, इटालियन और कॉन्टिनेंटल मतलब यहाँ पर इस जंक्शन पे कितना लिखना है, 10, क्योंकि ये किसका मान है, तो ये इसका मान। ठीक है, उसके बाद में कहा गया 20 जो है इंडियन और कॉन्टिनेंटल, इंडियन और कॉन्टिनेंटल यानी इस जंक्शन पर कितना लिख दो, 20, क्योंकि ये किसका मान है, इसका मान है। अब आखिरी लाइन में आओगे तो वहीं यहाँ 7 लोगों को यहाँ तीनों तरह का खाना उपलब्ध कराया जाता है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी देखो 7 लोगों को तीनों तरह का खाना उपलब्ध कराया जाता है। अब जादू देखो कैसे चलेगा, यहाँ पे 15 में से 7 घटाओ, 8 आ जाएगा, 20 में से 7 घटाओ, 13 आ जाएगा, और 10 में से 7 घटाओ, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ गए? 175 में से भाई साहब, 175 में से आप इन तीनों को घटा दीजिए, घटाइए घटाइए घटाइए, तो बोलेंगे 8 और 7 15, 15 और 3 18, इसमें से मेरे भाई कितना घटा दीजिए, 18 आप घटा दीजिए। तो आप बोलेंगे सर 15 से 8 आपका 7 आ जाएगा, और 6 से 1 157, तो ये वाला मेरे भाई कितने हो गए, तो 157 हो गए। हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं है, अगर आप चाहोगे तो इसकी कोई नीड भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पर सीधा सीधा ये निकाल सकते हैं कि कितने लोगों ने खाना खाया, हमें यही निकालना है ना। हमें खैर वेन डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही तो बोला कितने मेहमान शामिल नहीं हुए। तो मैं मेरे भाई पहले वेन डायग्राम से बता देता हूँ, बाद में इसका शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा था मेरे भाई, यहाँ पर तो जैसे मैंने कहा आप इसमें से ये तीनों को घटा दीजिए, तो ये आ जाए।
उसी तरीके से 100 में से 13 और 7 20, 20 और 3 23 घटा दीजिए। तो 23 जब आप घटा देंगे तो आपके पास में कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर 23 घटाने के बाद में हमारे पास में यहाँ पर 77 बचेगा। कितना बचेगा, 77। अब उसके बाद में 13 और 7 20 8 28, इसमें से मेरे भाई 28 घटा दीजिए। तो अगर आप 28 घटा देंगे यहाँ पर तो कितना बच जाएगा, तो बोलेंगे सर 222 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 222 बच जाएगा। अब जितने लोग शामिल हुए हैं जरा उनको जोड़ना। तो बोलोगे सर जितने लोग शामिल हुए हैं, जरा यहाँ देखो आंसर में नहीं, यहाँ पर जो पार्टी में आए थे, तो जो पार्टी में आए थे और खाना वाना खा करके गए वो कितने गए। तो बोलोगे सर 157 में ये सारा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, अब 77 13 और यहाँ कितना हो गया, 222। तो यहाँ बोलेंगे सर 77 हो गया, फिर उसके बाद में 13 हो गया और फिर उसके बाद में 222 हो गया। अगर आप देखोगे तो ये 70 80 90 90 और 10 उधारी लेकर के बना देगा 275, और उसमें से मेरे भाई 10 आप निकाल दो तो हो जाएगा आपका ये 212। अगर आप देखोगे 5 और 2 7, 7 और 1 8, यहाँ 487, कुल मिलाकर के मेरे भाई कितना हो गया, 487। अब आप बोलोगे सर हमारे पास में कितने लोग हैं, तो बोलोगे सर हमारे पास में 600 मेहमान हैं, और 600 मेहमान में से कितने लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, तो 487 खाया। तो कितने लोगों ने नहीं खाया, तो बोलेंगे सर यहाँ देखो 600 में से 487 को माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 113। कितना हो जाएगा, 113। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही उत्तर है। अब इस क्वेश्चन को पूरा वेन डायग्राम बना करके खोल करके हमने आपको समझाया यहाँ पर, इसीलिए ताकि यहाँ पर कल के दिन भविष्य में कोई भी सवाल पूछे, जैसे अगर ये पूछ दे आपसे कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉन्टिनेंटल खाते हैं, बता पाओगे 77। कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन खाते हैं, 222। कितने लोग ऐसे हैं जो इटालियन और सिर्फ इटालियन खाते हैं, इतना। कितने लोग ऐसे हैं जो मात्र 2 तरह का खाना खाते हैं, यानी 8 + 3 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13। तो ये पूरा समझाने का मकसद यहाँ पर ये था कि अलग अलग तरह के सवाल जब पूछे जाएंगे उसका उत्तर किस तरीके से दे पाओगे। कितने लोग ऐसे हैं जो मात्र एक तरह का खाना खाएंगे, इसको इसको और इसको जोड़ दो। कितने लोग ऐसे हैं जो मात्र 2 तरह का खाना खाएंगे, 3 8 और 13 को जोड़ दो। कितने ऐसे हैं जो 3 तरह का खाना खाएंगे, तो मेरे भाई 7। ठीक है, अब रही बात परीक्षा में आता तो क्या हम इसे इस तरीके से करते, तो नहीं, हम ऐसे नहीं करते। हमने आपको मेरे भाई वेन डायग्राम में 3 केस का फॉर्मूला दे रखा है, और जब दे रखा है यहाँ पर तो आप इसको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले हो अपने परीक्षा में। आप मेरे भाई अपना वेन डायग्राम का सिंपल सिंपल जो कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया, आप यहाँ पर वो लगाओ, आपको आंसर आएगा। 1000 दफा मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये कह रखा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ ए के, फिर उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ बी के, फिर उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ सी के। मेरे भाई उसमें से यहाँ पर क्या करना, ए और बी को पहले माइनस करना, फिर उसके बाद से मेरे भाई बी और सी को यहाँ पर जो है फिर माइनस करना, और फिर उसके बाद में ए और सी को मेरे भाई माइनस करना। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर क्या कर देना, तो बोलोगे सर लास्ट में यहाँ पर जो है वो यहाँ जोड़ देंगे। मैं थोड़ा सवाल को भी छोटा कर रहा हूँ यहाँ आप लोगों के आगे, ठीक है, क्योंकि सवाल को आप लोग बहुत दफा पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लास्ट में यहाँ पर क्या करना दोस्त, यहाँ पर लास्ट में जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को यहाँ पर जोड़ देना। 1000 दफा मैंने ये बात बताया। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो सिर्फ यहाँ पर पहला वाला पार्ट है वो है यहाँ पर 250, जो एक तरह का खाना उपलब्ध है, ये अच्छा लगता है। दूसरा वाला मेरे भाई 175 है। तीसरा वाला तुम्हारा कितना है, तो 100 है। डबल डबल डेटा कितना है, 15 10 और 20 है। तो इसमें से मेरे भाई 15 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया, और तीनों डेटा कितना है, तो 7 है। आप अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे 250 300 350, देखो यहाँ पर ऐसे मान करके चलो सर 250 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150, 425। तो यहाँ बोलोगे 425 और यहाँ पर 100, 525। 525 में से मेरे भाई यहाँ पर 25 निकाल दो, 500 500 में से 20 निकाल दो, कितना, 480। 480 में यहाँ पर जोड़ दो 487। यानी कहीं ना कहीं खाना खाने वाले लोग कितने हैं, 487। तो नहीं खाने वाले लोग कितने हैं, तो बोलोगे 600 में से 487 घटा दीजिए तो यहाँ पर 113। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो सर किसी भी सवाल का है ना, हमारे पास में दोनों तरीका मौजूद होता है, बट हम ये कोशिश करते हैं कि जब पढ़ा रहे हैं तो हम पूरी ईमानदारी से पढ़ाएं, बेईमानी से नहीं पढ़ाएं। हम पढ़ाने आए तो मेरे भाई इस वजह से नहीं आए यहाँ पर कि हाँ ठीक है फॉर्मेलिटी अदा करना है, जब पढ़ाएंगे तो पूरा बात सिखाएंगे।
और ऐसे ही मेरे भर में हमने यहाँ पर जो है पूरा अपना रिकॉर्डेड बैच में पढ़ा रखा है। तो कोई भी भाई अगर हमारा पूरा गणित पढ़ना चाहता है, किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ना चाहता है, अभी हम आपका रेलवे यहाँ करा तो रहे हैं, लेकिन फॉर फ्यूचर में सीजीएल की तैयारी करनी है, सीएचएसएल की करनी है, रेलवे की करनी है, बैंकिंग करनी है, किसी परीक्षा की करनी है, आप हमारा मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच से तैयारी कर सकते हैं। पूरे भारत में नंबर 1 ये बैच है। इसकी फीस हमारी 699 है और इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है। एक ऐसी वैलिडिटी जो जीवन में कभी खत्म ही नहीं होगी। मोबाइल का रिचार्ज 2 महीने में खत्म हो सकता है, लेकिन ये बैच आपके जीवन भर रहेगा। कभी पैटर्न में बदलाव भी हुआ तो हम फ्री में पढ़ा करके इसके अंदर में अपलोड कर देंगे, आपको उसके लिए कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं। हर एक चैप्टर का 20-20 लेक्चर इसके अंदर में है, 20, 15, 18 जितने लेक्चर्स हो सकते हैं। हर एक चैप्टर का अपना क्लास नोट्स, हर एक चैप्टर का अपना पीडीएफ है और इसके टेस्ट भी हमने अवेलेबल करवा दिए हैं। एप्लीकेशन एक ही है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, यहाँ पर ये मिलेगा। कोई इंक्वायरी होगी तो आप इस पे कर पाएंगे। बाकी अब आप लोग यहाँ पर जो है आज के सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ हमेशा की तरह आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम पर हमारा मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर मिल जाएगा। आप इस पे जाकर के मेरे भाई क्या करना, ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको नहीं करना है दोस्त, इस पे आपको नहीं करना है, ठीक है। इस पे ये पीडीएफ नहीं डल रही है, ये फ्री वाला टेलीग्राम है, ये अलग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस पे मिल जाएगा, जाकर के इस पे ज्वाइन कर लेना। बाकी स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में बताओ, नंबर कितना है वो भी बताओ, वीडियो कैसा लगा वो भी बताओ, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके अपना प्यार जरूर जताना, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में, तब तक ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए।